नमस्कार, स्वागत है। बाढ़ है, ये आपका बिहार है। सब तरफ विकास की बयार है, वेनिस बनने को तैयार है। स्वागत है, बाढ़ है, ये अपना बिहार है। तो इन चंद लाइनों के साथ आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और आज हम लोग समझेंगे कि बाढ़ और विकास का क्या रिश्ता नाता है। बाढ़ और विकास का रिश्ता नाता जय और वीरू की तरह, ठीक। जय और वीरू जिस तरह से एक साथ रहते हैं उसी तरह से बाढ़ और बिहार एक साथ आपको हमेशा दिखेंगे। वो अलग बात है कि इसकी चर्चा कम होती है। मुंबई की बाढ़ हो, चेन्नई की बाढ़ हो, या फिर लास्ट 1-2 साल पहले केरला में जो बाढ़ आई थी, इसकी चर्चाएं बहुत होती हैं, मगर बिहार के बाढ़ के बारे में चर्चा एकदम नहीं होती है या बहुत कम होती है। उसका कारण भी बहुत वाजिब है। कारण ये है कि पिछले 100 सालों से बिहार जो है वो बाढ़ की समस्या से प्रभावित रहा है और इसमें लाखों नहीं करोड़ों लोग एक साथ बाढ़ से बुरी तरह से, इस त्रासदी से, इस आपदा से प्रभावित होते। अब हम लोग इसको समझेंगे कि किस तरह से। और दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि बाढ़ को लेकर के हमारा नज़रिया क्या है, हम लोग बाढ़ को लेकर के कितने सचेत हैं, बाढ़ को लेकर हमारी जानकारी क्या है, आपदा मैनेजमेंट क्या है, सरकार क्या कर रही है, आम लोगों की जवाबदेही क्या होनी चाहिए, और बाढ़ के कारणों और उसके निदान के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक है अपना बाढ़ और बिहार। ये नाम देख के आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये दोनों एक ही साथ है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आप बाढ़ का नाम लोगे तो आपको बिहार का नाम याद आएगा, और आप बिहार का नाम लोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट बाढ़ का नाम याद आएगा। बिहार को अगर आप देखें तो बिहार में जो एक प्रमुख नदी है जो बिहार को बीचों बीच 2 भागों में बांटती है, उनका नाम है गंगा। गंगा नदी बिहार को बीचों बीच, एकदम बीचों बीच क्रॉस करती है गंगा नदी, और इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं जो कि बाढ़ के समय में गंगा में और पानी लेके आती हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि गंगा नदी और उसमें जो पानी आता है वो कितना पानी आता है, और उसके कारण आखिर ऐसा क्या होता है कि बिहार में बाढ़ की समस्या इतनी विकराल रूप से आती है, और क्या वाकई में बाढ़ जो है जिस तरह से हम समस्या समझते हैं उस तरह की समस्या है, या फिर बाढ़ में जो पानी आता है उस पानी का फैलाव भी ज़रूरी है। क्योंकि आपको पता होगा कि बिहार एक मैदानी भाग है और यहाँ सब दुनिया का सबसे अच्छा जो मिट्टी होता है वो मिट्टी बिहार में पाया जाता है। बिहार की जो मिट्टी है और ख़ासकर उत्तर बिहार की जो मिट्टी है वो दुनिया में सबसे अच्छी मिट्टी है। और आपको ये पता होगा कि मिट्टी बनने में लाखों साल लग जाते हैं। मिट्टी पे आप कंक्रीट डाल देंगे तो वो तुरंत बर्बाद हो सकता है, बट मिट्टी बनने में लाखों साल लगते हैं। तो पूरा बिहार है वो गंगा का मैदानी भाग है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पानी का फैलाव तो होगा, ठीक है, मगर वो जो पानी का फैलाव है जब वो आम जनजीवन को प्रभावित कर देता है, आम लोगों को उससे बहुत समस्या हो जाती है, तो वहाँ पे हमें सोचना होता है कि बाढ़ की समस्या को हम लोग कैसे टैकल करें, किस तरह से हैंडल करें। बाढ़ देखिए एक्चुअली में है क्या, पानी का जो है ना अनकंट्रोल्ड मात्रा में पानी अगर किसी जगह पे घुस जाए तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बाढ़। अगर एक कंट्रोल मात्रा में पानी है धरती पे हर एक जगह पे तो उसको आप बाढ़ नहीं बोल सकते हैं। बारिश होगी तो पानी तो आएगा ही आएगा, बट जो अनकंट्रोल्ड हो जाए, जो तोड़ दे, शहरों को डुबा दे, शहरों को दूसरे शहर से काट दे, पानी ऐसा हो जाए कि जान माल की क्षति बहुत ज़्यादा हो, फसलें बर्बाद हो जाएं, तो इसको हम लोग बोलते हैं बाढ़। तो आइए हम लोग देखते हैं कि बिहार में बाढ़ के कारण क्या हैं और किस तरह से बाढ़ बिहार को प्रभावित करता है। और इस नदी का नाम सब जानते हैं, इस नदी का नाम है गंगा। बहुत बड़ी नदी है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, और इसकी लंबाई, गंगा की लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर। इंडिया की सबसे बड़ी नदी है। ब्रह्मपुत्र की लंबाई इससे ज़्यादा है, और सिंधु नदी का आपने नाम सुना होगा, तो उस नदी की भी लंबाई गंगा से ज़्यादा है, ठीक है। बट सिंधु अभी चला गया उधर पाकिस्तान की तरफ, उसका जो मेजर पोर्शन है वो पाकिस्तान में बहती है सिंधु नदी, तो उसको हम लोग भारत में अभी काउंट नहीं कर सकते हैं। अभी भारत में आप देखेंगे तो इसकी सबसे बड़ी नदी क्या है, गंगा, ठीक। तो ये पूरे उत्तर और दक्षिण बिहार को 2 भागों में बांटती है, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार। बिहार में लगभग 38 ज़िले हैं, ठीक। तो आप ऐसा समझें कि आधे ज़िले
उत्तर बिहार में और आधे आधे ज़िले दक्षिण बिहार में, लगभग एक रफ आइडिया के लिए कि जो एरिया है वो लगभग आधा आधा होता है। तो गंगा में दो तरफ से नदियां आकर के मिलती हैं, एक उत्तर में और फिर दक्षिण से। तो दक्षिण बिहार ऐसे भी आप देखेंगे कि बिहार में जो दक्षिण बिहार का जो पोर्शन है वो सूखा ग्रसित रहता है। अब आप ये समझ जाओ कि एक प्रांत है, उसका एक भाग जो है वो बाढ़ से ग्रसित है और दूसरा सुखाड़ से ग्रसित है। मतलब एक को गर्मी में परेशानी है, दूसरे को बारिश में परेशानी है। ओके, तो दक्षिण बिहार से जो नदियां आती हैं जो आके गंगा में मिलती है, एक तो है सोन नदी, ठीक है, ये पटना के आसपास आकर के गंगा में मिलती है। फिर है पुनपुन, फिर है आपका एक फल्गु, फिर है क्यूल, फिर एक और नदी है अनेर। ये जो सारी नदियां हैं, ये सारी नदियां बिहार में दक्षिण भाग से, ये आपका नॉर्थ है और ये आपका साउथ है, तो दक्षिण भाग से आकर के गंगा में मिलती है। इसमें सबसे जो बड़ी नदी है वो है सोन, और सोन नदी आपको पता है कि कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है, ठीक है। तो दक्षिण बिहार से जो नदियाँ आती हैं उसमें है सोन, सबसे बड़ी नदी है। सोन आपको पता है कि कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है और पटना के पास आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। सोन इसलिए भी महत्वपूर्ण नदी है क्योंकि सोन नदी का जो बालू होता है वो घर बनाने में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और सोन ही एक ऐसी नदी है जिसके ऊपर बिहार में डेहरी ऑन सोन में डैम है। ओके, तो डैम होने के कारण इसका पानी बहुत चैनलाइज हो जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं रह जाती है। तो एक डैम होने का फ़ायदा मैंने बताया कि उससे हम लोगों को कैसे फ़ायदा हुआ। दूसरी बात है कि इससे आपका जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी प्रोड्यूस होता है, आपका इरिगेशन में, खेती में जो हम लोग पानी यूज़ करते हैं उसके लिए बहुत फ़ायदा है। ये जो सारी नदियाँ हैं ये पहाड़ी नदियाँ हैं, ये बारिश के समय में थोड़ा सा उछल कूद मचाती हैं, पानी इनका रहता है गंगा में चला जाता है, ऑब्वियसली गंगा के जलस्तर को तो थोड़ा सा बढ़ाता ही है। अब आइए भाई आप इधर उत्तर में, उत्तर बिहार जो है ना, इसमें नदियों का जाल है। यहाँ पे मैंने कुछ जो उसमें से प्रमुख नदियाँ हैं उनको ही मैंने हाईलाइट किया है। तो कौन कौन सी नदी है भाई साहब, एक है घाघरा जिसको सरयू भी बोलते हैं, उसके बाद है गंडक, बहुत खतरनाक नदी, बहुत ही खतरनाक नदी। बिहार में जो बाढ़ आता है, आप मोतिहारी ले लो, उधर गोपालगंज ले लो, इधर पूरा का पूरा छपरा वगैरह का जो रेंज है उसमें उसकी वाट लगाने के लिए अकेला ये जवाबदेह है गंडक, ठीक है। अच्छी खासी नदी है और ये सोनपुर के आसपास आकर के गंगा में मिल जाती है। अगर आप गांधी सेतु से यात्रा करेंगे तो आप देखेंगे कि एक नदी आकर के मिल रही है, तो वो जो नदी है उस नदी को क्या बोलते हैं हम लोग, गंडक बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी मौसी है एक नदी, उसका नाम है बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक इसलिए बोलते हैं, पानी के मामला में ये भी उतना ही खतरनाक, डेंजरस, ठीक है ना, वाट लगा के रख दे। मगर इसका क्या है कि ये उससे खतरनाक इसलिए है क्योंकि इसका 1 किलोमीटर भी ऐसा नहीं जो सीधा है। मतलब भाई साहब सांप जो है ना वो भी इसको देख के शर्मा जाता है, इतना लचक है इसके बहाव में। मतलब 1 किलोमीटर में 3 टर्न, मतलब समझ जाओ आप कि जिस नदी में 1 किलोमीटर में 3 टर्न हो वो नदी क्या क्या करेगी, ठीक है। उसके बाद है बागमती, बहुत ही खतरनाक नदी है बागमती। इसमें जैसे ही बारिश का सीज़न चालू हुआ बहुत ज़्यादा पानी आता है, और ये सारी नदियाँ जो है नेपाल से निकलती हैं, और ये सारी की सारी नदियाँ परमानेंट हैं, मतलब इनमें सालों भर पानी रहता है। ये ऐसा नहीं है कि किसी
बारिश के समय में उसमें पानी आया और सालों भर पानी नहीं रहा, नहीं 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 नहीं, ये सारी नदियाँ जो हैं वो नेपाल से निकलती हैं और हिमालय से निकलती हैं, तो इन सारी नदियों में साल भर पानी रहता है। उसके बाद है सबसे खतरनाक, जिसको बिहार का शोक भी कहते हैं, उसका नाम है कोसी। अब कोसी इतना खतरनाक क्यों है? कोसी इतना खतरनाक इसलिए है क्योंकि भाई साहब कोसी का पहला गुण कि कोसी में आकर के मिलती है एक नदी जिसका नाम है बागमती। ठीक, मतलब समझो कि ये बागमती को समझो मोगम्बो, ठीक है, और वो मिल जाता है किसके साथ? कोसी के साथ। वो खुद का गब्बर सिंह, ठीक है, उसके सामने कोई है नहीं, ये दोनों मिल जाते हैं और समझ जाओ कि क्या तांडव मचाएगा लोग। तो बागमती, कोसी, और कोसी नदी इसलिए फेमस है कि कोसी अपना रास्ता ही बदल लेती है भाई साहब। कोसी एकमात्र ऐसी नदी है, ये बगल बगल में ऐसा जो ऐसा टेढ़ा 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 दिख रहा है, ये ऐसा नहीं है कि मैंने गलती से इसको बनाया है। ये कोसी नदी कभी ये रास्ता पकड़ लेती है, कभी ये रास्ता पकड़ लेती है। आपको याद होगा 2007 में जो बाढ़ आया था, तो उस बाढ़ में कोसी नदी ने क्या किया था कि अपना पुराना रास्ता छोड़ के, जिस रास्ते से वो बह रही थी, और एक पुराना रास्ता जिससे वो कभी 50 साल पहले बहती होगी, तो उस रास्ते को पकड़ लिया था वो। अब सोचो कि 50 साल में अगर ज़मीन है तो वहाँ पे क्या क्या हो गया होगा। पूरा का पूरा एक शहर बस गया होगा, बहुत सारी चीज़ें आ गई होंगी। नदी कहाँ 50 किलोमीटर दूर है, एक बार उसने रास्ता बदल दिया। तो कोसी इसलिए ख़तरनाक है, और कोसी सबसे ज़्यादा मिट्टी काटती है। मतलब कोसी के किनारे आपका घर है तो समझ जाओ कि हर एक साल आपको मनाना पड़ेगा। तो ये परेशानी है, ये समस्याएं हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये सब सारे के सारे कोसी के ब्रांचेज हैं। उसके बाद है एक नदी महानंदा, ठीक है, ये भी आगे जा कर के गंगा में मिलती है। कोसी खगड़िया के पास आकर के गंगा से मिलती है, वहीं पे बूढ़ी गंडक भी खगड़िया के पास ही आकर के गंगा में मिलती है। तो एक तो भाई साहब आप ये समझ लो कि गंगा जो नदी है वो खुद अपने आप में जो बहुत बड़ी नदी है, बहुत पानी होता है उसके अंदर, खासकर बारिश के समय में बहुत ज़्यादा पानी होता है। और उसके साथ ये सारे के सारे जो हैं ये इसके हो गए टीम प्लेयर। और ये तो मैं बिहार की बात कर रहा हूँ। तो बिहार में जो पानी आ रहा होगा, ऑब्वियसली बात है कि उसके पहले जो यूपी है वो पानी भी आ रहा होगा। अब बहुत सारी नदियाँ ऐसी हैं जो यूपी में गंगा से मिलती हैं, उसकी चर्चा तो हम लोग कर ही नहीं रहे हैं क्योंकि आज के फोकस में अपना बिहार है। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि भारत में ऐसे होता है कि कुछ जगह पे बाढ़ रहता है और बाकी के देश में अगर आप देखोगे तो पीने के पानी के लाले हैं। मतलब वहाँ सूखा है, मतलब एक तरफ बाढ़ है, दूसरी तरफ सुखाड़ है। मतलब क्या लीला है भाई, ऊपर वाले की लीला है। ना 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 ना, ऊपर वाले की कोई लीला नहीं है, ये हम लोगों की रामलीला है, ठीक है, जो हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आज उसी को कोशिश करेंगे समझने का। तो अब होता कैसे है, बाढ़ आने का कारण क्या है, ये तो आप समझ गए कि इतना पानी इसमें आता है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि बिहार क्या है, मैदान है, तो नीचे है इसका ज़मीन, और ये सारी नदियाँ नेपाल से निकलती हैं। और नेपाल में क्या किया है कि भारत सरकार ने, नेपाल तो डैम बना नहीं रहा था, मगर भारत ने क्या किया कि अलग अलग जगह पे, जैसे कोसी पे डैम बना दिया, गंडक पे डैम बना दिया, ठीक है, डैम बना दिया। और अब प्रॉब्लम ये होता है कि डैम तो बना दिया वहाँ पे, और उसका कंट्रोल जो है वो नेपाल सरकार के पास है। तो जैसे ही पानी होगा तो ऊपर पहाड़ पे तो पानी रख नहीं सकते हैं, वो क्या करता है, बराज को खोल देता है। बराज का मतलब होता है डैम, ठीक है, जो बिहार के लोग हैं वो इस बात को समझ जाएंगे। बराज जैसे ही बोलेगा उनका कान खड़ा हो जाएगा। कुछ लोग तो अभी घर के बाहर निकल कर पूछ भी रहा होगा कि बराज खोल दिया का, क्योंकि पानी आने के चांसेस है भाई, तैयारी करना पड़ता है अपना। तो डैम उधर है तो वहाँ से सारा का सारा पानी आता है। हिमालय में जैसी बारिश होगी वो पानी जो है वो आपके मैदानी भाग में इंटर करना चालू हो जाएगा। अब उसके बाद ये जो सारी नदियां हैं, ठीक है, ये सब मिल कर के इतना पानी लाती हैं और मिट्टी लाती हैं, ठीक। आप देखेंगे कि गर्मी के समय में आप कभी किसी भी नदी के किनारे जाओ, स्पेशली अगर आप पटना जा रहे हैं तो अगर आप गांधी सेतु क्रॉस करेंगे तो आपको गंगा में बहुत बड़ा बड़ा डेल्टा दिखता है, ठीक है, मिट्टी के टापू दिखते हैं आपको, ठीक है, उनको हम लोग डेल्टा बोलते हैं। तो वो जो है वो क्या है, वो नदियों के द्वारा बारिश के समय में या बाढ़ के समय में लाया गया मिट्टी, ठीक है, उसको आप वो एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है, जिससे वो क्या बन जाता है, डेल्टा बन जाता है, उसको बोलते हैं सिल्ट, ठीक है, ये टर्म बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो सारा का सारा नदी की तलहटी में जमा होता है, नदी का जो बैंक होता है उसमें जमा हो जाता है, और ये इन सारी नदियों में होता है। तो इससे होता क्या है कि उनका जो उनका जो नदी की जो गहराई है उसमें मिट्टी आ गई,
तो जैसे ही पानी जब ज़्यादा आएगा तो वो पानी क्या होगा, वो पानी फैल जाएगा। तो ये हर एक साल होता है, इसके कारण नदियाँ छिछली होती गई हैं। तो इसके दो नुकसान हैं। पहला नुकसान तो ये है कि बाढ़ के समय में आपको परेशानी है। दूसरा नुकसान ये है कि नदियों का तल जब छिछला होगा तो सीधी सी बात है कि उसमें कम पानी रहेगा, और जब कम पानी रहेगा तो इसके चांसेस बन जाते हैं कि आगे चल के नदियाँ सूख भी सकती हैं। तो यहाँ हम लोग दो चीज़ों को एक साथ देखने का कोशिश करेंगे कि पानी का ज़्यादा होना तो प्रॉब्लम है ही, मगर पानी का ना होना उससे ज़्यादा प्रॉब्लम है, उससे बड़ा प्रॉब्लम है। आपको दोनों के लिए तैयार रहना होगा। बिस्लरी का बोतल खोल के टच से जो पी ले तो उससे काम नहीं चलता भाई। पानी कहाँ से आता है? पानी नल से नहीं आता है। पानी जो है वो ज़मीन के नीचे जो पीने वाला पानी इकट्ठा है उससे आता है, ठीक है। या फिर पानी बोतल में भी नहीं आता है। तो हम लोग इस पे आएंगे कि क्या होता है कि ये सारी नदियों का जो कचरा है या सिल्ट जो है वो इकट्ठा हो जाता है। अब इस बात को समझेंगे कि इन नदियों के द्वारा पर डे कितना जो मिट्टी है वो लाया जाता है, कितना कचरा लाया जाता है। तो लगभग ये जो अमाउंट है वो 2.2 मीट्रिक टन मिट्टी जो है पर डे के हिसाब से आता है। कितना मिट्टी आता है? 2.2 मीट्रिक टन मिट्टी पर डे आता है। इतना मिट्टी को हटाने के लिए क्या करना होगा? इतना मिट्टी को अगर आपको हटाना है तो कम से कम आपको 1 लाख या 1 लाख से ज़्यादा ट्रक चाहिए जो इन मिट्टियों को हटाए। बहुत मुश्किल है। यहाँ तो एक ट्रक का भी बंदोबस्त नहीं हो पाता है, तो 1 लाख ट्रक समझो कि बहुत मुश्किल है। तो इतनी मिट्टी ये सारी नदियाँ लाती हैं। तो इन मिट्टियों को हटाने का जो कॉस्टिंग है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो अब कहने का मतलब ये है कि हम लोग क्या बाढ़ से इसी तरह से जूझते रहें? अब देखो, बाढ़ को हम लोग थोड़ा सा पॉजिटिव वे में लेते हैं। मैंने बताया कि ये कैसा भाग है? मैदानी भाग है। पॉजिटिव वे में ले रहा है मतलब मैं बाढ़ की तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। उसके फ़ायदे को हम लोग सोच रहे हैं कि उससे फ़ायदा कैसे ले सकते हैं। वो बोलते हैं ना आपदा में अवसर, ठीक है। आपदा में अवसर ढूंढना ये तो हमारी महारत है भाई, समझ रहे हो ना बात, ठीक है। तो आपदा में अवसर होता भी है। अगर आप बाढ़ के सीज़न में यहाँ घूमेंगे बिहार में तो आपको लगेगा कि आपदा में अवसर कैसा होता है। बहुत बहुत शानदार अवसर रहता है इधर, ठीक है। खैर वो हटाओ, वो अलग तरह का बात हो जाएगा। मगर ये समझो कि हाँ आपदा में अवसर हो सकता है, बनाया जा सकता है। खेती के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। तो पानी का फैलाव अगर हुआ ज़मीन पे तो कोई ये बुरी बात नहीं है, होना भी चाहिए। इससे मिट्टी अच्छी रहती है। और जैसा मैंने बताया कि गंगा के दोनों तरफ का जो मैदान है, ये जो दुनिया का सबसे उपजाऊ मैदान है, उसका कारण ये है कि इसमें जो मिट्टी है वो कैसी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी है। कैसी मिट्टी है? जलोढ़। ये मिट्टी का स्पेशल टाइप है जलोढ़, जो नदियों के द्वारा बहा के लाया गया मिट्टी होता है। और हर एक साल नया नया मिट्टी आता है। तो खेती के हिसाब से तो ये अच्छा है, मगर ये कंट्रोल तो है नहीं हमारे यहाँ पे। तो हम लोग बाढ़ को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बाढ़ को कंट्रोल कैसे किया जाए। तो उसमें जो पहला जो स्टेप है वो है डैम। लोग अक्सर आपको ये कहते मिलेंगे कि डैम बना दो, बाढ़ कंट्रोल में आ जाएगा। और बात कुछ हद तक सही भी है, पूरी गलत नहीं है। मगर अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि आज से पिछले साल जो बिहार में जो बाढ़ आई, उसमें ये कहा गया कि जो फरक्का में जो डैम है गंगा पे, आपको पता है कि भारत और बांग्लादेश की सीमा पे गंगा नदी पे एक डैम है जिसको फरक्का, उस जगह का नाम है फरक्का, और वो बहुत बड़ा डैम है। उस डैम के कारण बिहार में जो है वो बाढ़ की संभावना हुई। और उसके कारण सरकार ये कहती नज़र आई कि उसके कारण हमारे यहाँ पे बाढ़ आया, क्योंकि वो जो डैम है उसमें ऐसा हुआ कि इतना नीचे कचरा बैठ गया है, गाद बैठ गया है कि पानी जो है वो पीछे की तरफ आ जा रहा है, जिसके कारण हमें परेशानी होती है। तो चलिए अगर उस बात को हम लोग मान लें कि वो बात सही है या गलत है, तो उसके लिए समझेंगे कि जैसे कि आपने डैम बना दिया, तो आपने डैम ऐसा बनाया, ठीक। तो जैसे ही आपने डैम बनाया तो डैम में हम लोग करते क्या हैं? पानी को स्टोर करते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद उस पानी को चैनलाइज ढंग से हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक, निकालते हैं। अब मतलब उस पानी को डिस्चार्ज करते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह भी बनती है। तो बात तो ये सही है कि ये अगर डैम है तो इसके पीछे वो जो मिट्टी जो आ रहा है,
ये जो पानी है और इसके अंदर जो मिट्टी और जो कचरा है, ये तो इस यहाँ पे इकट्ठा हो जा रहा है। बात बिल्कुल सही है। अब इसको ऐसा समझो कि जो सुंदरबन है, सुंदरबन का जो डेल्टा है वो क्या है? गंगा का सबसे अच्छा डेल्टा है और सबसे उपजाऊ डेल्टा भी है। और हमारा जो राष्ट्रीय पशु है बाघ, वो वहीं पाया जाता है, रॉयल बंगाल टाइगर। ठीक है, अब टाइगर को छोड़ते हैं, हम अपनी समस्या की तरफ आते हैं, क्योंकि टाइगर तो अपना गुजारा कर ही लेते हैं, इंसान फंस जाते हैं। तो ये कचरा तो यहाँ इकट्ठा हो रहा है। तो हमारे यहाँ पे क्या है कि सिर्फ डैम बनाने से काम होगा नहीं, डैम के साथ साथ उसका मेंटेनेंस भी देखना पड़ेगा। और गंगा का उड़ाहीकरण, उड़ाहीकरण का मतलब होता है कि उसकी तलहटी की खुदाई, ठीक है, तलहटी को मेंटेन करना, या फिर जो एक्स्ट्रा मिट्टी बाढ़ के समय जो आ गया उसको हटाना। तो हमारे यहाँ पे तो क्या है कि आप चीज़ों को बना दो और फिर उसके बाद भूल जाओ। मेंटेनेंस में हमारा विश्वास है ज़ीरो। हम लोग ये मानते हैं कि जब तक कोई चीज़ पूरी तरह धराशाही नहीं हो जाए तब तक उसका इस्तेमाल करते रहना चाहिए। जैसे कि आपने प्रेजेंट एग्जांपल में देखा होगा कि आपके यहाँ, हमारे यहाँ एक पुल था जिसका, जो ये अपने ज़माने में दुनिया का सबसे बड़ा पुल होने का जिसको सौभाग्य प्राप्त था, फिर एशिया का सबसे बड़ा पुल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उस पुल का नाम है महात्मा गांधी सेतु, जिसकी लंबाई 6.35 किलोमीटर की थी। और जब वो पुल बनाया गया तो उस पुल की लाइफ बताई गई कब? 100 साल कम से कम। और उस पुल को देखो कि भाई साहब वो तो टांग उठा के मतलब लगभग मेरे ख्याल से 15-20 साल, क्योंकि जब से मैं देख रहा हूँ, ठीक है, अपने बचपन से अपनी जवानी तक मैंने उसका दोनों लेन चालू देखा नहीं। ठीक है, अभी फ़िलहाल उसका एक लेन का काम कंप्लीट हुआ है, पता नहीं कितने दिन चलेगा, गॉड नोज़। भगवान हमें शक्ति दें और बिहार को बचाएं कि वो पुल चलता रहे, नहीं तो बहुत स्थिति ख़राब हो जाएगी हमारी। तो उस पुल का लाइफ था 100 साल, वो पुल 30 साल में ख़राब हो गया। क्यों ख़राब हुआ? क्योंकि वो एक टेक्नोलॉजी पे बनाया था जिसको बोलते हैं ट्रस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, जिसमें लोड का डिस्ट्रीब्यूशन करना था। आपने देखा होगा कि महात्मा गांधी सेतु पुराना पुल अगर आपने देखा होगा तो उसके बीच में से हिंज लगे हुए थे, ठीक है, जो लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए था। मगर हमारे यहाँ पे को सारे हिंज खराब हो गए। उसका कारण ये है कि उसका प्रॉपर मेंटेनेंस हुआ नहीं। तो अगर आप मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो अच्छा से अच्छा सिस्टम भी आपका जो है ज़्यादा दिन साथ दे नहीं सकता है। आप कुछ भी यूज़ कर लो, आप अपना गाड़ी यूज़ कर लो, आप अपना घर यूज़ कर लो, आप अपने आप को यूज़ कर लो। इंसान अगर अपने आप को प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं देगा तो फिर क्या होगा? वो एक समय के बाद तो ख़राब हो जाता है। तो ये समस्या वाकई में एक बहुत बड़ी समस्या है। डैम होना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि डैम होना ही नहीं चाहिए, तुम ये कह के भाग जाओ। मतलब मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि बहुत कम लोग सेलेक्ट होते हैं, ठीक है, तो लफड़ाई ख़त्म करो, छोड़ो, हटाओ, मैं दूंगा ही नहीं। इसका ये कतई ये मतलब नहीं है। डैम होना चाहिए, तो डैम ज़रूरी है, बट डैम के साथ साथ मैं डैम का मेंटेनेंस भी उसमें ऐड करूँगा कि डैम का मेंटेनेंस होना चाहिए। पहली बात तो डैम तो ज़रूरी है। दूसरा, अब जैसा मैंने बोला कि नदी का जो तल है वो आपका छिछला हो जाता है, तो इस समस्या से हम लोग कैसे उभरे? तो एक जहाज़ आता है जिसका नाम है डोनर जहाज़। डोनर जहाज़ जो है ये कोई बहुत बड़ा जहाज़ नहीं होता, ये मीडियम लेवल का जहाज़ होता है जो नदियों में चल सकता है, बड़ी नदियों में चल सकता है, गंगा जैसी नदियों में आराम से चल सकता है। और कुछ इसमें भी कुछ नदियां हैं जिसमें इससे कुछ छोटे जहाज़ चल सकते हैं। इनका काम क्या होता है कि ये नदी के तल को साफ़ करता है, नदी के तल से जो मिट्टी है उसको निकालता है और फिर उसको बाहर फेंकता है। तो वो जो मिट्टी है वो मिट्टी भी अच्छा है, वो मिट्टी आपका किसी काम में यूज हो सकता है, ठीक है, और इससे आपका नदी का जो लेयर है वो भी मेंटेन रहेगा, उसकी गहराई मेंटेन रहेगी। डोनर जहाज़ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है और इसके और भी फ़ायदे हैं। ये लगभग मतलब आप ऐसा समझो कि 100 ट्रक के इतना सामान ढो सकता है। तो ये आपने बचपन में पढ़ा होगा कि दुनिया का सबसे सस्ता जो ट्रांसपोर्टेशन है, यातायात का जो सबसे सस्ता साधन है वो क्या है? जल परिवहन। क्या है? जल परिवहन। क्या है? ठीक है, पूरी दुनिया जो है अगर उसमें से जल परिवहन आप हटा दो तो लोग एक जगह से दूसरे जगह व्यापार नहीं कर सकते हैं। और ऐसे भी जब पहले
लोग क्या करते थे, जल परिवहन पे ही डिपेंडेंट थे ज़्यादा, और उसी के रास्ते काम होता था अपना। तो जहाज़ ने क्या किया, नदी के जल स्तर को सही कर दिया, उसके बैंक को सही कर दिया। तो उसका एडवांटेज ये हो गया कि जैसे ही नदी में पानी एक सफिशिएंट अमाउंट में है, तो उसका एक फ़ायदा क्या होगा कि आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं किसके लिए, जल परिवहन के लिए। और दुनिया का सबसे सस्ता परिवहन जो है वो कौन सा होता है, जल परिवहन। इससे सस्ता कोई भी परिवहन हो ही नहीं सकता। ओके, तो इस लिहाज से बिहार जैसे स्टेट के लिए अगर ऐसा होता है तो ये समझिए इनके लिए वरदान है। समझते हैं कैसे? तो जल परिवहन पहला तो ये क्या है कि दुनिया का ये सबसे सस्ता परिवहन है। अब सस्ता कैसे है? अब एक जो जहाज़ होता है वो कम से कम 100 ट्रक के बराबर सामान लेके आ सकता है। और आप फ़र्ज़ करिए कि कोलकाता से आपको कोई सामान लेकर के आना है, पटना लेके आना है, गंगा नदी है, कोलकाता से आप सामान लेके आ रहे हैं, तो अगर आप ट्रक से सामान लेके आएंगे तो एक ट्रक का किराया लगभग 10 से 15 हज़ार के बीच में पड़ेगा। वहीं आप उतना सामान अगर जहाज़ से मंगवाएंगे तो आपको वो भाड़ा जो है वो 2000 से 2500 के बीच में पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं कि 1/4 या फिर 1/5 का बचत आपका हो रहा है एक ट्रक के सामान पे। तो अगर आप 100 ट्रक मंगा रहे हैं, एक जहाज़ आपने सामान मंगाया, तो आप सोचिए कि कितने का बचत है। फिर उसके बाद उसका फ़ायदा है कि आपका कॉस्टिंग जैसी घटा तो सीधी सी बात है कि सामान आपको मार्केट में सस्ता में मिलेगा। जैसे कि अगर आपने कोई सामान मंगाया केरला से, और केरला का जैसे मसाले मंगाए आपने केरला से, वो मसाला आता है सड़क के थ्रू आता है, आपके शहर में पहुंचता है। तो वहाँ पे अगर उसका जो प्राइस है वो अगर 100 रुपये पर केजी का है, तो आपके यहाँ आते आते एक आम आदमी के हाथ में आते आते वो कितने का हो जाता है, वो 500 रुपये पर केजी का हो जाता है। सारी चीज़ें लगने के बाद उसमें से एक जो कॉस्टिंग है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, ये बहुत बड़ा कॉस्ट होता है। टाइम भी जाता है, समय भी जाता है। और बाहर के समय में तो ऐसा है कि आपका सारा, चूँकि सड़क वगैरह डूब जाता है, बहुत जगह से कनेक्शन कट जाता है, तो सामान भी नहीं आ पाता। आप सोचिए कि अगर जल परिवहन रहेगा ठीक ठाक तो ये समस्या भी नहीं होगी, और पानी में ही तो सामान लेके आना है, तब तो और अच्छा है, तुम्हारे घर पे डिलीवर होगा एकदम फ्लिपकार्ट से ऐसा। ठीक है, हाँ निकलो निकलो बाहर निकलो, ये लो तुम्हारा सामान। तो जल परिवहन इतना अच्छा है। सबसे पहले तो सस्ता है और एफिशिएंट है, ज़्यादा सामान आप ला सकते हैं। दूसरा है कि जैसे कि परिवहन अगर होगा तो एक ऐसा तो नहीं कि जो सड़क यहाँ से दिल्ली जाती है वो दिल्ली से यहाँ नहीं आती है, बात बराबर ही है। जो सड़क यहाँ से दिल्ली जाएगी, दिल्ली से यहाँ भी आएगी। तो अगर जल परिवहन हुआ तो जो सामान फॉर एग्जांपल कि वहाँ से यहाँ आ रहा है तो यहाँ से वहाँ भी जाएगा। और बिहार कैसा स्टेट है, एक लैंड लॉक स्टेट है, मतलब इसके चारों तरफ ज़मीन ही है, इसको समंदर का किनारा नसीब नहीं है। तो आपकी कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। मैं आपको बता दूं कि पटना में गंगा नदी जो है, पटना शहर जो नाम है, ये जो शहर है नाम पटना, जो अभी वर्तमान में प्रचलित है, पटना का नाम ही इसलिए पड़ा, पाटन से पड़ा। पाटन का मतलब होता है कि ऐसा बंदरगाह टाइप का, नदी का बंदरगाह, ठीक है। तो उससे ये पाटन से पटना बन गया। और गंगा नदी पे बहुत सारे बंदरगाह थे, पहलेजा घाट था, पटना में बहुत सारे घाट थे, फिर आप बक्सर साइड में जाएंगे तो उधर घाट था। जितने शहर हैं हर एक जगह एक एक पोर्ट था। उनकी आप छोड़िए, आप जैसे मैं बूढ़ी गंडक की बात कर रहा था, तो बूढ़ी गंडक में आप समस्तीपुर से थोड़ा सा आगे जाके एक जगह है, उस जगह का नाम ही है रोसड़ा घाट। तो रोसड़ा घाट जो था, अब वही आप रोसड़ा जाएंगे तो वहाँ पे आपको रोसड़ा मिलेगा, घाट नहीं मिलेगा। वहाँ पे नदी के मार्ग से पहले जो था ये बिज़नेस किया जाता था, मगर थैंक्स टू आवर सिस्टम हम लोग उसको क्या किए, पी गए। ठीक है, तो अब पानी पियो, चलो हटाओ जोक सपाट। तो हर एक नदियों पे ऐसा हो सकता है। मान लीजिए कि गंगा में जो जहाँ जा सकती है वो हो सकता है कि छोटी नदियों में नहीं जा पाए, मगर उसके बाद जब ट्रक आया आपके गांव में, तो आपके गांव में मोपेड भी तो आया, आपके गांव में पिकअप भी आया, छोटा हाथी टाटा मैजिक भी आया। तो अगर बड़ा जहाज़ कहीं आ सकता है तो छोटे जहाज़ भी आएंगे, और वो ऑटोमेटिक सा रूट अगर रहेगा तो काम हो जाएगा। और इससे आपकी रोज़गार की अपॉर्चुनिटी बढ़ती है। आपका कोई सामान है, आपके यहाँ आम लीची होता है, तंबाकू होता है, मिर्च होता है, तो इसको आप जब भेजते हैं तो आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, मगर तब आपके पास ऑप्शन रहेगा, आपकी कनेक्टिविटी और राज्यों से हो जाएगी। इंटरनेशनली भी आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि समंदर का किनारा कोलकाता में आपको वहाँ पे मिल जाता है, आप यहाँ से अपना सामान आसानी से वहाँ भेज सकते हैं। तो ये
व्यापार के लिए बहुत अच्छा है, रोज़गार के लिए बहुत अच्छा है, आत्मनिर्भर होने के लिए बहुत अच्छा है। नहीं तो आप आत्मनिर्भर बन के ही रहेंगे, आत्मनिर्भर नहीं बन सकते हैं। तो उसके डायरेक्शन में भी ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो जल परिवहन सस्ता है, सेफ़ है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, और हर एक जगह पे इसकी कनेक्टिविटी हो सकती है। तो थर्ड हम लोग क्या कर सकते हैं, नदी के दोनों तरफ हम लोग क्या कर सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं, वृक्षारोपण। कि नदी के दोनों साइड क्या करें हम लोग, पेड़ लगा दें। अब उसको थोड़ा सा समझिए। पुराने समय में नदियों में आप देखेंगे कि नदी की धारा को रोकने के लिए या फिर उसके डायरेक्शन को चेंज करने के लिए नदी में बंडाल नाम का एक पेड़ होता था, उसकी जो लकड़ियाँ होती हैं वो पानी में सड़ती नहीं है, तो उनको वहाँ पे गाड़ा जाता था पानी के अंदर, कि नदी के धार को थोड़ा सा कंट्रोल करे। पुराने लोग जानते होंगे, अगर आप नहीं जानते हैं तो अपने घर में किसी बुजुर्ग से पूछिएगा कि बंडाल का लकड़ी क्या होता था और नदी में उसका इस्तेमाल होता था, तो वो आपको डिटेल में बता देंगे। तो आपको नदी के दोनों तरफ पेड़ लगाने होंगे। पेड़ लगाने का फ़ायदा क्या है कि वो नदी का जो करंट है, जो उसका धार है, उसको तोड़ेगा, अनवांटेड मिट्टी को कटने से बचाएगा। अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि दोनों साइड तो आपने बहुत आसानी से बोल दिया कि हाँ पेड़ लगा दीजिए, मगर आप कहाँ पे हैं ये भी तो सोचिए। भाई साहब आप बिहार में हैं, यहाँ इतनी आसानी से तो होगा नहीं, पेड़ लगेगा नहीं, लोग खेती करते हैं। तो लोगों को समझाना पड़ेगा कि आपका जो ज़मीन है इसमें आप कुछ अमाउंट में, जैसे कि जो भी आपका एरिया है पूरा का पूरा नदी का, तो उसको आप 1/3 आपको पेड़ लगाना पड़ेगा। उसमें किसी अच्छी लकड़ी का पेड़ हो सकता है या फिर किसी फल का पेड़ हो सकता है, जिससे कि आपको एक नकदी आमदनी भी हो जाए। किसानों को उसके लिए प्रोत्साहित करना पड़ेगा, और किसान जब ऐसा करेंगे तो इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो पेड़ रहेगा तो मिट्टी का कटाव आपका सुरक्षित हो जाएगा, मिट्टी कम मात्रा में कटेगा आपका। नदी की जो धाराएं हैं वो थोड़ी कमज़ोर हो जाएंगी, तो ये भी आपके लिए फ़ायदेमंद है। तीसरी बात कि बारिश का जो सीज़न है वो ऐसा नहीं है कि हर एक बार बारिश होती ही है, कभी कभी ऐसा होता है कि सुखाड़ हो जाता है। तो अगर पेड़ पौधे रहेंगे, क्योंकि हम लोगों ने बहुत बुरी तरह मैदानी भागों में खासकर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा पेड़ काटे हैं। वैसे हम लोगों ने हर एक जगह पे पेड़ काटा है, भारत में पेड़ों की बहुत ज़्यादा कमी है। और अभी आपने देखा कि ऑक्सीजन की किल्लत से कितना हाहाकार मचा, याद है ना। हाँ, तो खोपड़ी लगाओ भाई साहब, ठीक है, दिमाग की बत्ती जलाओ, पेड़ों को लगाओ और लोगों को प्रोत्साहित करो। और सरकार को भी इसमें योगदान देना चाहिए, लोगों को मदद करनी चाहिए कि भाई आप वृक्षारोपण करें, जिससे कि आपको फ़ायदा हो। वृक्षारोपण आप करा सकते हैं। कुछ ऐसे घाट है जहाँ पे कि पेड़ लगाने के जगह नहीं है, मतलब नदियाँ और बांध ये आसपास में है, तो वहाँ पे तो पेड़ नहीं लगा सकते हैं। तो वहाँ पे आप क्या क्या कर सकते हैं, वहाँ पे आप घास लगा सकते हैं। घास में भी कुछ स्पेशल टाइप की घास आती है, जैसे कि वेनिटेबर ग्रास है, तो ये बहुत मात्रा में पानी को सोखता है, मिट्टी को बहुत मजबूती से पकड़ के रखता है, तो ये मिट्टी को कटने से भी रोकेगा और आपका जो बांध है, तटबंध है, उसको सुरक्षित रखेगा। फिर उसके बाद चौथा काम तो ये हो गया। पांचवा काम आपको क्या करना है, नदियों के दोनों तरफ आपको क्या करने चाहिए, बांध बनाने चाहिए। बांध जो होने चाहिए वो मजबूत और पक्के बांध होने चाहिए, और उस बांध से आप क्या कर सकते हैं फिर कि कैनल सिस्टम निकाल सकते हैं, बहुत सारी नहरें निकाल सकते हैं, जिससे कि पानी को अगर डिस्चार्ज मिल जाए, बाढ़ आता है बेसिकली और पानी जो पूरा भर जाता है, या फिर आपने सुना होगा कि नदियाँ जो है वो तटबंधों को तोड़ देती हैं, बांधों को उड़ा देती हैं। तो इसमें होता क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये नदी है, ठीक है, और इसके दोनों साइड में ऐसा बांध है, ओके, और इस नदी में बाढ़ के समय में पूरा पानी भरा हुआ है, पूरा पानी, पूरा इस बांध से लेके इस बांध तक पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है, और पानी बढ़ता जा रहा है। तो एक टाइम आएगा कि नदी किसी साइड में बांध को तोड़ देती है, और जब वो बांध को तोड़ देती है तो पानी अनियंत्रित रूप से फैलना चालू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे लाखों मीट्रिक टन पानी स्टोर है, और जब वो बांध टूटता है तो बहुत तेज़ी से वाटर डिस्चार्ज होता है। वो आप ऐसा समझ लो कि इतना पानी आता है कि जिस जगह पे बांध टूटता है वहाँ पे सैकड़ों फीट का जो है वो गड्ढा कर देता है, पूरा
घर, फसलें, आपका जो एग्रीकल्चर का लैंड है, सब कुछ तबाह कर देता है, बर्बाद करके चला जाता है, कंट्रोल्ड नहीं है। यहीं पे आपने जो बांध बनाया, इस बांध के साथ साथ आपने ऐसी व्यवस्थाएं कर दी, क्योंकि आप मैदानी भाग में प्रॉब्लम एक ये होगा कि आप बड़े डैम नहीं बना सकते, ठीक है, आपको छोटे छोटे डैम बनाने पड़ेंगे। क्योंकि बड़े डैम बनाने में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जब आप बड़ा डैम बनाएंगे तो उसके पीछे का पूरा जो लैंड है, वो लैंड तो पानी से भर जाएगा, लोग मानेंगे नहीं, क्रांति चालू हो जाएगा। इस बात को भी समझना पड़ेगा। एक तो वृक्षारोपण जब मैंने बताया, इसमें भी लोग जल्दी मानेंगे नहीं, उनको क्या करेगा, उनको मनवाना पड़ेगा, समझा करके, प्रोत्साहित कर करके, और ये हो जाएगा। क्योंकि वो उनकी समस्याएं हैं, थोड़ा सा आप उनको ढंग से समझाएंगे, और वो भी चाहते हैं कि अगर उनको कुछ उससे फ़ायदा मिलेगा तो वो उस पर रद्द अमल करेंगे। अब इसमें क्या है कि बड़ा डैम तो आप बना नहीं सकते, तो आप क्या कर सकते हैं, छोटा डैम आप बनाएं। छोटा डैम बनाने के बाद क्या है कि उस वाटर को चैनलाइज ढंग से आप डिस्चार्ज कर दें नहरों के थ्रू। तो नहरों के थ्रू आपने पानी को क्या किया, चैनलाइज ढंग से डिस्चार्ज किया, जिसको आप एग्रीकल्चर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे छोटे यूनिट रहेंगे तो आप बिजली के मामले में आप एक अच्छा खासा प्रोडक्शन कर सकते हैं। और अगेन जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या है, सबसे सस्ता इलेक्ट्रिसिटी है। तो इसमें भी आपको फ़ायदा होगा कि आप विद्युत के मामले में बहुत आगे चले जाएंगे। और फिर इसी परियोजना को अगर आप आगे लेके चले जाएं तो एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना आई थी आज से लगभग तकरीबन 20 साल पहले, कि गंगा से जो कावेरी नदी है दक्षिण भारत की, गंगा से कावेरी को जोड़ने का प्लान आया था। उस समय की जो सरकार थी श्री अटल बिहारी वाजपेयी की, ये उनकी बहुत महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक था। एक तो उत्तर और दक्षिण को जोड़ना था। मैंने आपको पहले ही बताया कि भारत में कुछ पोर्शन में बाढ़ की समस्या रहती है, और उससे कहीं ज़्यादा पोर्शन में पीने के पानी की समस्या है। एग्रीकल्चर के पानी के लिए की तो बात ही करना यहाँ पे, फिर आप समझ ही सकते हो कि पीने का पानी जहाँ नहीं मिल रहा, वहाँ तुम खेती का पानी कहाँ से ढूंढ रहे हो, मिल ही नहीं सकता ना। तो आप इस बात को समझिए कि ये परियोजना था, और ये मैं बात कह रहा हूँ आज से तकरीबन 20 साल पहले। और उन्होंने ये कहा था कि वो उस समय अगर चालू होता, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर वो 2000 में चालू हुआ होता, 2000 में अगर वो चालू हुआ होता वो योजना, गंगा टू कावेरी, इसको जोड़ना था, गंगा से कावेरी को जोड़ना था, और भारत को सही मायने में वाटर में आत्मनिर्भर बनाना था। तो ये परियोजना 20 साल की परियोजना थी। इसको बनने में लगभग तकरीबन 20 साल लगने वाले थे। तो आप कहेंगे कि सर अभी तो 2021 चल रहा है, एक साल ज़्यादा हो गया, किधर है योजना, किधर है परियोजना, किधर है। तो देखो, अच्छी चीज़ें हमारे यहाँ पे होते होते रह जाती हैं, और बुरी चीज़ों का क्या है भाई साहब, वो आप एप्लीकेशन दो या नहीं दो, वो तो आनी है तो आ ही जाएंगी। तो ये योजना अगर उस समय चालू हुआ होता तो अभी जा कर के पूरा होता। और सोचो कि अगर अभी पूरा होता तो भारत की स्थिति क्या होती, कनेक्टिविटी कितनी बढ़ जाती, पहली बात। दूसरा है कि हमारे देश में हर एक जगह पे जो एग्रीकल्चर लैंड है, और आपको पता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो हर एक किसान के पास पानी पहुंच जाता। ये एक सबसे बड़ी समस्या है कि जो साउथ में किसान मरते हैं या महाराष्ट्र में जो किसान मरते हैं, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, उनका प्रॉब्लम ये है कि उनके जो खेत हैं वहाँ पे पानी ढंग से नहीं पहुँचती, जिसके कारण उनकी खेती हो नहीं पाती। वहाँ पे खेती को खेती बोलते हैं। तो आप आए दिन ये खबर सुनते हैं कि वहाँ के, अब देखो, एक वहाँ का किसान जो है वो सूखा से मर रहा है, और यहाँ का किसान जो है वो बारिश से मर रहा है, ठीक है। दोनों एक दूसरे से मिलना चाहता है, ओके। उसको मिलाने के लिए एक नहर चाहिए, एक बहुत बड़ी परियोजना चाहिए, नहीं हो पा रहा है। तो ये हमारे देश की समस्या है, ठीक है। तो ये परियोजना जो है, इसको आपको इम्प्लीमेंट करना होगा। गंगा से कावेरी वाला जो परियोजना है, अगर आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो अस्थायी तौर पे बिहार या फिर पूर्वोत्तर के जो भी राज्य हैं, आप इनको बाढ़ से नहीं बचा सकते। और कमाल की बात यह है कि पानी की इतनी बड़ी समस्या है, कहीं पानी का ना होना समस्या है, कहीं पानी का होना समस्या है, मगर हमारे यहाँ पे जो भी लोग हैं, जो भी कर्ता धर्ता हैं, जो भी सिस्टम है, वो एक के भी मैनिफेस्टो में ये लाइन नहीं आता कि हम आपको बाढ़ से बचाएंगे, हम आपको सुखाड़ से बचाएंगे। ना 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 ना। तो ये सोचने वाली बात, अगर भगवान ने दिया है तो इस्तेमाल करिए, थोड़ा
सोचिए, समझिए, चीज़ों को जानिए कि आखिर जो समस्या है उसका सॉल्यूशन क्या है और कैसे और किस तरह से, कितना टाइम लगेगा। और ऑफ कोर्स मैं ये जो बता रहा हूँ कि इन सारी चीज़ों के साथ रोज़गार के अवसर भी खुलते हैं, क्योंकि बाढ़, बिहार और इसके साथ एक नया टर्म जो आएगा इसके कारण वो आती है बेरोज़गारी। तो बाढ़, बिहार और बेरोज़गार, ये तीनों जो है ना एक ही इंजन के जो है ना डब्बे हैं 3, जिसमें इंजन में लगा हुआ है बाढ़ और उसके पीछे पीछे ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब सोचो कि उत्तर बिहार की जो आबादी है लगभग 12 करोड़ प्लस है। अगर आप ऐसा मानो कि उत्तर बिहार जो है वो पूरी तरह बाढ़ से ग्रसित रहता है, तो लगभग 6 करोड़ आबादी हर एक साल पानी की समस्या से प्रभावित रहते हैं। और ये आज की बात नहीं है, ये 1 साल की बात नहीं है, 2 साल की बात नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ ना कि ये आदि युग से चला आ रहा है, पता नहीं कब तक जाएगा। मतलब ऐसा तो हुआ था कि 1857 में हम लोगों का विद्रोह हुआ था, उसके बाद 1947 में भारत आज़ाद भी हो गया था 90 साल में, मगर 70 साल में इसका कुछ नहीं हुआ। हेलीकॉप्टर आता है, चूड़ा मिट्ठा गिराता है, लोग लूटते हैं, उसके लिए भी मारा मारी करते हैं, चले जाते हैं। आप सोच के देखो, एक दिन अपनी ज़िंदगी में चारों तरफ पानी हो, ना आपके ऊपर छत हो, ना खाना बनाने का जगह हो, घर में आपके लोग हों, पूरा परिवार हो आपके साथ, माँ बाप भाई बहन सब, न बैठने का जगह है, ना सोने का जगह है, ना खाने का जगह है। किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो गया, कोई समस्या हो गया, तो कोई देखने वाला नहीं है, ना डॉक्टर मिल रहा है, ना कोई फैसिलिटी मिल रही है। और इन समस्याओं के साथ यहाँ के लगभग आधी आबादी, 6 करोड़ आबादी लगभग हर एक साल किसी न किसी रूप से बाढ़ को झेलती ही है, मगर सॉल्यूशन ज़ीरो। तो ये हमें सोचना होगा कि हम अपनी समस्याओं को कितनी गंभीरता से लेते हैं या नहीं लेते हैं। मुझे ये लगता है कि हम लोग अपनी समस्याओं को गंभीरता से लेते ही नहीं हैं। आप सोचिए कि अगर कोई स्टेट 6 महीना डूबा रहता है तो उसका जीडीपी क्या होगा और कैसे अच्छा होगा। फिर भी आप विकास कर रहे हैं, नारे लगते हैं विकास हो रहा है। अरे ठीक है, विकास हो रहा है, कितना हो रहा है और कैसे हो रहा है। ये तो वही बात हो गया कि एक बच्चा है जो साल भर पढ़ता नहीं है और उसको आप बोलो कि वो गया आईआईटी में टॉप कर गया। ये तभी हो सकता है कि जब स्कैम हो जाए। ये आपने देखा भी होगा कि हमारे यहाँ कैसे टॉपर बन जाते लोग, याद है ना, पॉलिटिकल साइंस है ना, कुछ याद आ रहा धुंधला धुंधला। ये हो नहीं सकता है। आपको एक साइंटिफिक वे में चलना होगा, आपको एक साइंटिफिक वे में अप्रोच करना होगा, आपको उसके लिए प्लानिंग करनी होगी और इट्स टेक टाइम। पहली बात विल पावर होना चाहिए कि हाँ हमें करना है, तो करेगा कौन, और उसमें आपसी सहयोग से होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ सरकार चाह लेगी तो हो जाएगा और जनता चाह लेगी तो हो जाएगा। जब तक आप इसको एक साथ मिलके नहीं करेंगे हम लोग, तब तक इस समस्या का समाधान होने वाला है नहीं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं है, ये सारी चीज़ें हम सबको पता है। आए दिन हर एक सीज़न, हर एक मौसम में हम लोग इन बातों को करते हैं, मगर उन बातों का क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं। अच्छी अच्छी बातें जान के अगर वो आप उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं तो क्या फ़ायदा। तो बिहार, बाढ़ और बेरोज़गार का आज का जो लेक्चर था, इसमें हम लोगों ने कवर किया कि बाढ़ के कारण क्या है, उनको किस तरह से हम लोग टैकल कर सकते हैं, सॉल्यूशन उसके क्या क्या ढूंढ सकते हैं, इनके बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा अपना कंसेप्ट डेवलप किया। तो ये पहली क्लास थी, इसमें हम लोगों ने थोड़ा सा अपना एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप किया। अगली क्लास में हम लोग नदियों के बारे में और डिटेल समझेंगे, नदियों के नेचर को समझेंगे। उसके बाद बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए सिस्टम की क्या जवाबदेही है और जनता की क्या जवाबदेही है।